नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और आज का मातृभूमि हम शुरू करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि पटना से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों के पास से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसका पुलिस की एफआईआर में भी जिक्र किया गया है। इसके बाद जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनमें नूपुर शर्मा का नाम भी मिला है। तो यह खुलासा भी हुआ है कि पीएम के पटना दौरे में गड़बड़ी फैलाने का प्लान भी हो सकता था। एफआईआर में कुल 26 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। तो पटना से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों को लेकर इस समय एक बड़ा खुलासा। एफआईआर में संदिग्धों से जो बरामद दस्तावेज हैं उसमें नूपुर शर्मा का भी जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को भी निशाना बनाया जा सकता था। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी का था प्लान। ये एफआईआर में हर डिटेल है उसका जिक्र किया गया है। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं। दोनों संदिग्ध आतंकवादियों के तार पीएफआई से जुड़े होने का शक है और दोनों संदिग्धों को आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये तस्वीर आपके सामने। 2 महीने पहले ये लोग फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। पकड़े गए दोनों संदिग्धों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि परवेज सिमी का पूर्व सदस्य बताया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 आतंकवादी संदिग्ध आतंकवादी जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। फुलवारी शरीफ में छापेमारी के दौरान पीएफआई, एसडीपीआई का झंडा, बैनर, पोस्टर और कई कार्ड्स मिले हैं। हमने एक रिपोर्ट बनाई है जो हमारे सहयोगी शशांक ने हमें भेजी है, वो आप देखिए। पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला में अहमद पैलेस से पुलिस ने जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है, बताया जा रहा है कि ये लोग पीएफआई के संदिग्ध आतंकी हैं। पीएफआई से इन लोगों का जुड़ाव है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उनके घर में जब छापेमारी हुई है तो देखिए वहां से पीएफआई, एसडीपीआई का झंडा, बैनर, पोस्टर ये सब मिला। हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीरें हैं। आप देखिए उनके घर पे जब छापेमारी पुलिस ने की है तो वहां से पीएफआई, एसडीपीआई का झंडा, पैम्पलेट, पुलिस को और भी अन्य जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस को आईबी के अलर्ट हुआ था, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की। उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मोहम्मद जलालुद्दीन इस घर के मालिक थे, उनको गिरफ्तार किया। और यहाँ पर एक किराए पर व्यक्ति रह रहा था, उसका नाम अतहर परवेज था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के दोनों आतंकी ऐसा दावा किया जा रहा है। उनके घर से कई चीजें मिली जिसमें पीएफआई का पैम्पलेट, पीएफआई का बैनर, पोस्टर था। आप देखिए यहाँ पे एसडीपीआई, पीएफआई से इनका जुड़ाव है, ये सब बताया जा रहा है। अंदर और भी अन्य दस्तावेज हैं जो मिले हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सबको जब्त कर लिया है। ये देखिए कुछ और भी जो दस्तावेज हैं यहाँ पे वो दिखाए जा रहे हैं। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी इसमें यहाँ पे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये भी आपको दिखेगा एक आई कार्ड एसडीपी का, आपको एसडीपीआई का नजर यहाँ पे आ रहा है। तो पीएफआई या एसडीपीआई का बैनर, पोस्टर सब यहाँ पर जो है देखने को आपको मिल रहा है। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग जो है युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। 11 को छापेमारी कर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। 12 को पीएम विधानसभा में कार्यक्रम में आए थे। तो क्या पीएम के पटना आगमन को लेकर इन लोगों की कोई बड़ी तैयारी थी? इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि पीएम को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था। 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन लोगों पे साफ आरोप है कि ये लोग युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे, उनको आतंकी ट्रेनिंग देते थे, 2 कम्युनिटी के बीच तनाव हो इसके बारे में कहते थे। अब तक इस मामले में टोटल 26 एफआईआर हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। और हम आपको बता दें कि हमारे 2 सहयोगी प्रकाश कुमार और शशांक कुमार हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। पटना के फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार के मुताबिक अहमद पैलेस से जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी 11 जुलाई को हुई थी, जबकि आज भी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है। एफआईआर में 26 लोगों के नाम हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी का दौरा निशाने पर था? क्या उसमें गड़बड़ी फैलाने की कोशिश थी? ये सभी खुलासे हमारे सहयोगी अभी करेंगे। हमसे लाइव जुड़ेंगे शशांक और प्रकाश कुमार। एफआईआर में कुल 26 लोगों के नाम दर्ज किए गए, ये एएसपी ने जानकारी दी है। मैं रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी प्रकाश का, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार ने इस ऑपरेशन को लीड किया था। उनसे हमारे संवाददाता शशांक कुमार ने बातचीत की है। पहले आप ये बातचीत सुनिए कि एएसपी साहब क्या कह रहे हैं और उसके बाद लाइव होगा दोनों रिपोर्टर्स का। फुलवारी शरीफ के एसपी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपने एक बड़े ऑपरेशन को लीड किया, 2 लोग पकड़े गए हैं अहमद पैलेस टोला से। कहा जा रहा है कि लोगों का पीएफआई से जुड़े हुए थे, आतंकी ट्रेनिंग देते थे। क्या डिटेल्स हम जानना चाहते हैं?
हमें पिछले 10 दिनों से ऐसा इनपुट मिल रहा था कि वेरियस एजेंसीज से, सेंट्रल एजेंसीज एंड स्टेट एजेंसीज से, कि ईशापुर में, फुलवारी शरीफ के ईशापुर में एक घर में एक्टिविटीज ठीक ठाक नहीं चल रही है, संदेहास्पद चल रही है। हम लोगों ने उसको साइंटिफिकली और टेक्निकली वेरीफाई कराया और हमारे जो ग्राउंड पे सोर्सेज हैं उस सोर्सेज से भी वेरीफाई कराया। तो उसका वेरिफिकेशन के बाद हम लोग ने 11 तारीख की रात को उस घर को सर्च किया। सर्च करने पर मिस्टर जलालुद्दीन, जिनका वो घर था, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं वो, और मिस्टर अतहर परवेज, जो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं, उन्होंने खुद कन्फेस किया और वेरीफाई भी हम करा रहे हैं। वो सिमी से रिलेटेड जितने बिहार कनेक्शंस हैं उनके वो बेलर रहे हैं और पिछले 2 सालों से एसडीपीआई और पीएफआई का वो जनरल सेक्रेटरी बनकर के कॉवर्ट ऑपरेशन करा रहे थे। पटना से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे 2 रिपोर्टर्स लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश कुमार और शशांक। प्रकाश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर क्या कोई गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी? इनकी क्या खुलासा पुलिस कर रही है? शोभना, ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है, इसलिए इस पूरे मसले को एबीपी न्यूज के दर्शक समझना चाहेंगे तो इन्हें 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला हिस्सा है कि 2013 में प्रधानमंत्री जब नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त गांधी मैदान में आया था और वहां ब्लास्ट हुआ था और उसका लिंक न सिर्फ पूरे देश भर में बल्कि विदेश तक पहुंचा था और उसका ट्रायल चल रहा है और उसमें सजा भी हो रही है। पर सवाल दूसरा है कि अभी जो प्रधानमंत्री पटना दौरे पर आए थे, तो ये जो पकड़े गए हैं, जिन पर आरोप लगा है संदिग्ध आतंकी होने का, क्या उस रूप में है? क्योंकि एफआईआर में जिक्र है कि पीएम के दौरे में कुछ गड़बड़ी फैला सकते थे या उनकी आशंका थी यहाँ पर। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं फुलवारी शरीफ में कितने दिनों से थे, क्या यहीं के रहने वाले हैं और यहीं पर वो क्या कर रहे थे, ऐसी बात जिससे कि खतरा पैदा हो रहा था। एडीजी और एएसपी सबका कहना है कि डायरेक्ट कोई खतरा प्रधानमंत्री को नहीं था। दरअसल ये लोग ट्रेनिंग चला रहे थे और आपको मैं बता दूं कि बिहार में दरभंगा मॉड्यूल हो या फिर फुलवारी शरीफ मॉड्यूल हो, काफ़ी दिनों से इसकी चर्चाएं इस इलाके में खासतौर से होती रही हैं कि आतंकी गतिविधियों में, और जो कई लोग पूरे देश में एनआईए ने अगर तफ्तीश की है तो दरभंगा से भी कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं, युवा पकड़े गए हैं जो आतंकी संगठन में सम्मिलित थे और उनके साथ गतिविधियों में शामिल होते थे। यहाँ पर पीएफआई और जो एसडीपीआई है, इनके बैनर तले ट्रेनिंग दी जाती थी। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए। शशांक का रुख करना भी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी प्रकाश, मैं आपके पास। शशांक भी मेरे साथ मौजूद हैं और शशांक ने क्योंकि पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है तो उनसे उनको भी सुनना बेहद जरूरी है इस समय। शशांक, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? 26 लोगों का नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है, मतलब ये 1, 2 या 3, 4 नहीं है, ये पूरा एक नेक्सस है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। जी देखिए, 26 एफआईआर हुए हैं और 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। जो एफआईआर हुई है उसमें इस बात का जिक्र है कि पीएम का जो 12 तारीख को विधानसभा में कार्यक्रम था उसमें गड़बड़ी की साजिश थी, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। 11 को छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस से जो हमारी बात हुई, एएसपी हो चाहे एडीजी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर दोनों ने कहा कि पीएम को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था। दोनों ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है और जांच अभी जारी है। और हम अभी उसी मकान के आगे खड़े हैं, अहमद पैलेस के आगे, जहां से मोहम्मद जलालुद्दीन को और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया था। एएसपी ने हमें बताया है कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों से लोग आते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पे, और उसके बाद उनको दंगा भड़काने के बारे में उकसाया जाता था। 2 कम्युनिटी के बीच क्लैश हो, इसकी बारे में उनको कहा जाता था। 6 तारीख और 7 तारीख को यहाँ पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसा एएसपी ने हमें बताया है, और अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन इसको पीएम के कार्यक्रम से जोड़ के देखा जाए ये उचित नहीं होगा, क्योंकि पुलिस बार बार कह रही थी कि पीएम को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था। पुलिस ये भी कह रही है कि यहाँ से उन लोगों को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कई अहम चीज हैं, जिसमें 2047 तक बिहार से पूरे इंडिया को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए, ये उसमें जिक्र है। और पुलिस ये कह रही है कि पीएम को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं, हम लोग अभी जांच इसमें जारी रखेंगे। साथ में पुलिस 2 बड़े बात ये भी कह रही है कि बाहर से ट्रेनर यहाँ आते थे ट्रेनिंग देने और बाहर से युवा भी आते थे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है, और यही जिक्र प्रकाश कर रहे थे। एक बार फिर से प्रकाश का रुख करूंगी। देखिए प्रकाश, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मसला है। अगर बाहर के राज्यों से युवक पटना पहुंच रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और देखिए जम्मू कश्मीर है, माना जाता है कि भाई आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, अंजाम दिया जाता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में अगर इस तरीके का कोई कैंप चलाया जा रहा है जहां पर बाहर से युवक ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं और पुलिस की नाक के
के नीचे चल रहा है तो मसला बहुत गंभीर है ये। जी हाँ, बिल्कुल शोभना, मैं यही बता रहा था कि एक तरफ पीएम को थ्रेट होना, पीएम के ऊपर धमकी होना और उनके खिलाफ साजिश, और दूसरा यह है कि इंटरनल स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर जो लोग आ रहे हैं, ट्रेनिंग उनको किस बात की दी जा रही है, ब्रेन वॉश किस बात के लिए किया जा रहा है। तो वो जो दस्तावेज मिले हैं उसमें जिसका जिक्र शशांक कर रहे थे कि 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाना है, कंट्री को बनाना है, और ये जो लोगों को चर्चा की जा रही है और ट्रेनिंग दी जा रही है तलवार बजाने की, तलवार चलाने की या फिर गोली बंदूक चलाने की, तो इसके तहत क्या इंटरनली, देखिए एक है आतंकी घटना और आतंकी गतिविधियों में शामिल होना जो इंटरनेशनल लेवल से और स्टेट के लेवल पर और पूरे देश में देखा जाता है, लेकिन ये कि एक स्टेट में के अंदर ही जितने भी वहाँ 26 लोगों को जो नामजद अभियुक्त बनाया गया है, इसमें से अधिकांश लोग बिहार के ही रहने वाले हैं, खासतौर से नॉर्थ बिहार के रहने वाले, जिनका मैं जिक्र कर रहा था दरभंगा मॉड्यूल। तो दरभंगा के ऐसे लोग जो पहले युवक, पहले सिमी जिस संगठन को बैन कर दिया गया था, उसके बाद जो लोग हैं अब इस नए संगठन से जुड़ रहे हैं, चाहे वो एसडीपीआई हो चाहे पीएफआई हो, तो इनकी जो एक्टिविटीज है इस पर, इसके तहत ये लोग एक और नया संगठन बना करके एक्टिविटीज करते हैं, इसकी आड़ में लोग कर रहे हैं। प्रकाश, तो दरअसल इनका जरूरी जानकारी है और हमने ग्राफिक्स तैयार किए। जी आऊंगी प्रकाश में आपके पास, और हम आपको बता दें कि उधर पीएफआई ने आतंक की साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पीएफआई का कहना है कि पटना में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो पीएफआई के सदस्य हैं ही नहीं। सुन लेते हैं क्या कुछ दावा है। बिहार में जो अरेस्ट हुए हैं पटना के अंदर, ये दोनों भी जो हैं, पहला इसमें एक एलिगेशन है कि पीएफआई के मेंबर को अरेस्ट किया गया है। पीएफआई के दोनों मेंबर्स नहीं हैं, जो दो निर्दोष लोगों को वहां पर अरेस्ट करके पीएफआई को टारगेट करने के लिए उन्हें अरेस्ट करके पीएफआई का मेंबर बताया जा रहा है। तो देखिए पीएफआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पटना से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए, इनका कोई लेना देना नहीं है पीएफआई से। एक बार मैं छोटे से जवाब के लिए प्रकाश का फिर रुख करूंगी। प्रकाश, पीएफआई का दावा हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई पीएफआई से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब पुलिस का दावा और इधर ये पीएफआई का दावा, किस पर विश्वास करें? जाहिर सी बात है कि पुलिस की रिपोर्ट जो है वो साक्ष्यों के आधार पर होगी, वो एफआईआर साक्ष्यों के आधार पर होगी। बिल्कुल, देखिए उसमें एसडीपीआई के नाम से एक आई कार्ड भी बना हुआ है और दूसरी तरफ फॉर्म्स भी आप देखेंगे कि उसमें फॉर्म्स हैं जिसमें लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उसके मेंबर बने हैं। तो क्या पीएफआई की आड़ में या फिर एसडीपीआई की आड़ में कुछ ऐसे भी संगठन काम कर रहे हैं जो घोष संगठन हो गए हैं और उसके तहत वो काम कर रहे हैं, और वही एक पीछे में भले उस संगठन दिखता हो, उसके बैनर में दिखता हो, पोस्टर में दिखता हो, लेकिन दरअसल फुलवारी शरीफ जैसे इलाके ही नहीं, बल्कि मैं बार बार कह रहा हूँ नॉर्थ बिहार में भी कुछ इलाके हैं जहां पर इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं, और उस पर नजर रखने की जरूरत है कि कैसे वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं ये आगे बढ़ेगी जैसे जैसे। बिल्कुल ठीक है, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं शशांक, ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी फाइंडिंग, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खासतौर पर बिहार के गरीब इलाकों में। ऐसे में अगर युवाओं को इस तरीके से गुमराह किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो अंजाम होगा वो कितना भयावह होगा। जी देखिए, जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनका जो 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था, उसी के तहत ये लोग अशिक्षित बेरोजगार युवाओं से संपर्क साधते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और उनको आतंकी ट्रेनिंग देते थे, और मार्शल आर्ट के नाम पे, शारीरिक शिक्षा के नाम पे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे, अस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस साफ बोल रही है। तो ये जो 6-7 को ट्रेनिंग हुआ था, ये उसी मिशन को देखते हुए हुआ था, इसलिए इसके पीएम के कार्यक्रम से इसको जोड़ना उचित नहीं होगा। पुलिस बार बार कह रही है कि इसको पीएम के कार्यक्रम से ना जोड़ा जाए, लेकिन हाँ ये दुखद है कि दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और दूसरे राज्य से लोग यहाँ आकर ट्रेनिंग दे भी रहे हैं। लेकिन पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोई बड़ी घटना को यह लोग अंजाम देने वाले थे या नहीं, अभी पुलिस जांच में आगे खुलासा होगा। लेकिन पुलिस इतना जरूर कह रही है कि फिलहाल वैसा कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। जी, पुलिस ने अभी इन 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी की है, पूछताछ होगी, सारे साक्ष्यों को जुटाया जाएगा और उसके बाद ही पुलिस कुछ बता पाएगी कि ये क्या साजिश रच रहे थे। और हम आपको बता दें कि इस बड़ी गिरफ्तारी पर बिहार पुलिस के एडीजे जेएस गंगवार से हमारे संवाददाता शशांक कुमार ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातों का खुलासा किया है। सुन लेते हैं एक बार। पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गंगवार सर हैं, एडीजी हैं। सर, कहा जा रहा है कि ये लोग युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देते थे, ब्रेन वॉश करते थे बड़े बड़े दंगा कराने के लिए, क्या सत्यता है? देखिए, पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना है
उस थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक मकान से संदिग्ध पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई का डॉक्यूमेंट्स इत्यादि सामान वगैरह जब्त किया गया। 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इन सभी के भी छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसको देश विरोधी और 2 कम्युनिटी के बीच में वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य से जो होता है उसको मानते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उस प्राथमिकी में अभी तक 26 लोगों का नाम प्राथमिकी में दर्ज किया गया। उस 26 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 11 तारीख को गिरफ्तारी हुई है, 12 को पीएम मोदी पटना आने वाले थे, तो क्या उनको टारगेट करने की कोशिश थी? क्या जांच में सामने आ रहा है? देखिए, अभी बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर मामला है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तलाशी में कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। अभी तक किसी भी मामले पर किसी भी स्पष्ट खतरे की कोई बात सामने नहीं आई है। रूटीन कार्रवाई के तहत जो पुलिस को सूचनाएं मिलती है उसके तहत छानबीन के क्रम में पुलिस के द्वारा जब गए तो इस तरह की पूरी बात का खुलासा हुआ। इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि उसमें से एक जो अतहर है वो उस आरोपी का भाई बताया जा रहा है जो गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था, मोदी की सभा होनी थी डेरा में, उसका आरोपी का भाई बताया जा रहा है। इस एंगल से देखा जा रहा है कि पीएम आ रहा था तो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में तो नहीं थे। देखिए, पुलिस को जो सूचनाएं मिली थी उसके आधार पर ही मैंने आपको बताया प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई की गई। जहां तक अनुसंधान है तो अभी प्रारंभिक स्टेज में, इसलिए कुछ भी तथ्यात्मक रूप से कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने दीजिए और उस पर जो और तथ्य आएंगे क्रॉस वेरिफिकेशन होने दीजिए। जो बाकी सामने आएंगी बातें उनसे भी बात पता चलेगी। ये सभी जांच का विषय। तो एक बार जांच होगी उसके बाद में सारी की सारी बातें सामने आएंगी। तो ये थे गंगवार साहब जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पीएम को लोग टारगेट करते या नहीं करते ये भी कह पाना मुश्किल है, जांच जारी है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस ने छापेमारी की और गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। तो आपने एडीजी साहब को सुना, उनका कहना है कि देखिए अभी की जो जांच है उससे कुछ बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ अब जो जिसे कहा जाए मोबाइल के कॉल डिटेल्स है उनको जुटाया जाएगा। उसके बाद इन सभी साक्ष्यों के तार आपस में जोड़े जाएंगे। प्रकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर हम खुद पुलिस के आला अधिकारियों को सुन रहे हैं तो वो इसे बहुत गंभीर मामला नहीं मान रहे हैं। खुद शशांक भी कह रहे हैं कि इसे प्रधानमंत्री के दौरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब अभी जब जांच सामने आएगी उसके बाद ही इन गिरफ्तारियों की गंभीरता खुलेगी, जब सारे साक्ष्यों के तार जोड़े जाएंगे। बिल्कुल, एक पहलू था आतंकी पहलू, आतंकवाद से जुड़ा हुआ पहलू, और दूसरा है इंटरनल जो हमारे देश में हो रहा है। जैसे इनका उपयोग आखिर कहाँ किया जाएगा? जो ट्रेनिंग दी जाती है इनका उपयोग होता है जब दंगा हो, जब हिंदू मुसलमान आमने सामने हो, तब क्या हो, ताकि इनको इंजेक्शन भरा जाता है उनके दिमाग में। ये बात पूरी तौर पे मुकम्मल तौर पे रखा जाता है कि आपको कैसे लड़ना है, कैसे इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ना है। एक तरफ हिंदूवाद की बात होती है, दूसरी तरफ इस्लाम की बात होती है। नुपुर शर्मा का जैसे प्रकरण हुआ, तो इस तरह की प्रकरण जब भी सामने आते हैं तो युवाओं का क्या रोल हो, अगर वो सीधे तौर पर आतंकवाद या आतंकवादी घटनाओं से नहीं जुड़े हों तो देश के अंदर में कैसे वो उपद्रव जब भी हो तो उनका क्या रोल हो, इस तरह की ट्रेनिंग हो जाती है। और ये ट्रेनिंग काफ़ी भयावह है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो जहर भरा जा रहा है इससे हिंदू मुसलमान के बीच जो झगड़ा आमतौर पे जब भी किसी स्टेट में देखा जाता है तो उसमें बहुत मुश्किल हालात पैदा कर देता है, और पुलिस प्रशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए सबसे गंभीर मसला होता है। और यही वजह है कि इस तरह की ट्रेनिंग कैंप्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और जैसे ही पता चले, क्योंकि दरभंगा मॉड्यूल हो, समस्तीपुर, आपने देखा कि नॉर्थ बिहार से सबसे ज़्यादा इसका कनेक्शन है, और नॉर्थ बिहार के बाद अभी फुलवारी शरीफ, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो एक खास इलाका है जहाँ जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहाँ पर तो दिन में पुलिस भी जाने से डरती है। तो ऐसे में अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो उस पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप्स जो चलाए जा रहे हैं इस पर नकेल कसने की जरूरत है। इस तरह के जो खुलेआम बातें होती हैं, लोगों का जो समर्थन होता है, इसको देखने की जरूरत है। श्रीलंका में आज 2 बड़ी हलचल हुई, वो आपको जानकारी दे देते हैं। कोलंबो में कर्फ्यू के ऐलान के बाद संसद के बाहर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स को
सड़कों पर उतार दिया गया है। आप भी जानते हैं कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो एक के बाद पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, प्रधानमंत्री दफ्तर पर कब्जा किया, एक के बाद एक सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे थे। उसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है और कोलंबो की ये तस्वीर आज दोपहर की है। राष्ट्रपति के देश छोड़ने की खबर से भड़के प्रदर्शनकारी कल रात ही संसद भवन के बाहर जमा होने लगे थे। सुरक्षा जवानों के साथ हल्की झड़प भी हुई और कल ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने आपातकाल का ऐलान करने के बाद सेना को सभी जरूरी एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड भी दे दिया था। और आज सेना संसद के बाहर अपनी ही जनता को चेतावनी देने वाले अंदाज में टैंकों के साथ नजर आई। तो सेना की सख्ती और स्पीकर की ओर से मिले आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन को भी खाली कर दिया और इसके साथ ही पीएमओ और पीएम आवास को खाली करने का भरोसा भी दिया। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ चुके हैं, इसको लेकर नाराज हैं वहां के स्थानीय नागरिक। विरोध चल रहा है और हर देश से उनकी यही अपील है कि गोटाबाया राजपक्षे को शरण न दी जाए। कोलंबो में प्रशासन को आशंका थी कि कहीं प्रदर्शनकारी संसद भवन को भी अपने कब्जे में ना ले लें और इसी डर से संसद भवन जाने वाले सभी रास्तों की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता और मनोज अधिकारी की यह खास रिपोर्ट। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के सरकारी आवास और पुरानी संसद पर कब्जे के बाद में अब प्रदर्शनकारियों की अगली मंजिल क्या है? क्या वो संसद भवन पर कब्जा करेंगे? और उसी की आशंका यहाँ पर बनी हुई है और उसी को देखते हुए यहाँ इस तरीके की तैयारी कर दी गई है। देख सकते हैं ये संसद भवन के अंदर जाने का रास्ता है जहाँ पर स्पीकर ऑफिस भी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। कल शाम को जब प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा किया गया उसके बाद में प्रदर्शनकारी यहाँ पर भी पहुंचे थे और यहाँ पर भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी और उसी के बाद में आनंद फानन में रात भर में इसकी किलेबंदी कर दी गई और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनको यहाँ तैनात कर दिया गया है। वो देखिए आगे एक बैरिकेड है और इस तरीके से मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है और उस बैरिकेड के पीछे जो दंगा नियंत्रण वाहन है जिससे पानी की बौछार की जा सकती है, उसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, वो जो तमाम ऐसे वाहन वहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे भी इस तरीके से जो है मल्टी लेयर बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है। और कोशिश ये है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया, आज उस तरीके से यहाँ पर अगर प्रदर्शनकारी पहुँचते भी हैं तो उनको रोका जा सके, क्योंकि अगर जो ये तैयारी नहीं की जाएगी तो प्रदर्शनकारी जितनी बड़ी संख्या में आते हैं और अचानक वो जो है बिल्डिंग्स को कब्जे में ले रहे हैं तो उसी से सबक लेते हुए ये तैयारी की गई। इस वक्त मौजूद है संसद भवन के अंदर जाने वाले एक दूसरे रास्ते पर और यहाँ पर भी तस्वीरें कुछ उसी तरीके की जैसे कि हमको और रास्तों पर दिख रही है। देखिए पूरी तरह से इसको छावनी में तब्दील किया गया है। संसद भवन जाने का ये रास्ता है लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर ना पहुंचे, यहाँ पर अंदर ना दाखिल हो सके और कब्जा ना कर सके, इस वजह से इसको जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो सेना के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर तो हमको कुछ ही नजर आ रहा है लेकिन अगर हम पीछे दूर तक नजर दौड़ाते हैं तो इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में जो सेना और अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको तैनात किया गया। जितने भी रास्ते हैं संसद भवन पहुंचने के उन सबको कुछ इस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। मकसद क्या? मकसद यही है कि अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको रोका जा सके, खदेड़ा जा सके। तो फिलहाल इस वक्त भले यहाँ कोई प्रदर्शनकारी नजर ना आ रहा हो लेकिन कल और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस, सेना, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे जो कि जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सेना और पुलिस को अधिकार दे दिया है कि वो हालात को नियंत्रण करें। इमरजेंसी लागू हो गई है और इस वजह से अब जगह जगह सेना और जो पुलिस और प्रशासन है उसने कमान अपने हाथ में ले ली है और मकसद यही है कि अब इस तरीके से जो बिल्डिंग्स पर कब्जा किया जा रहा है, भैंसफोर्ट बिल्डिंग्स पर, वो ऐसा ना हो सके, कम से कम संसद भवन को तो उससे बचाया जा सके। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। और इसी बड़ी खबर पर अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो यानी श्रीलंका से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, आपकी ये रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई कि संसद की कैसे घेराबंदी कर ली गई है, नाकेबंदी कर दी गई है और जाहिर सी बात है जो हालात बने हुए हैं उसमें किसी भी देश की सेना यही करेगी। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी तो टेम्परेरीली, जिसे कहा जाए कि फौरी तौर पर वहां पर प्रदर्शनकारी इस बात से मान गए हैं कि भाई नया राष्ट्रपति फौरन चुना जाएगा, नया प्रधानमंत्री फौरन चुना जाएगा। लेकिन अगर संसद ने कुछ ठोस आश्वासन या ठोस कार्रवाई नहीं की तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर जनता सड़कों पर उतर सकती है? डरने वाली नहीं है इन टैंक्स से जनता?
जी बिल्कुल उतर सकती है और अभी भी पीछे नहीं हटी है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उनका जो गुस्सा अभी भी उसी तरीके का है, लेकिन वो एक कदम उन्होंने पीछे हटाया है, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है, जो प्रधानमंत्री का आवास है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहां पर अगर कब्जा किया था तो उससे एक गलत इंप्रेशन भी जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि देखिए श्रीलंका में तो लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर तो अराजकता का माहौल हो गया। इस तरीके के संदेश आ रहे थे और संभवतः इसी को समझते हुए देखिए तस्वीरें दिखाना जरूरी है। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, ये पीछे राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर जो है कल तक यहाँ हजार लोग लाइन लगा करके खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए, लेकिन अब कुछ ही लोग नजर आ रहे हैं और वो भी अंदर से बाहर आते हुए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भवन जो प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से खाली कर दिया है। और सिर्फ राष्ट्रपति भवन ही नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यालय और प्रधानमंत्री का सरकारी आवास भी खाली हो गया है। लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है करीबन 300-400 मीटर की दूरी पर है जो पुरानी संसद, जो कि राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट भी है, वहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। लेकिन जो पुलिस और प्रशासन और सेना ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी वो ये सोच करके कि देखिए 3 महत्वपूर्ण बिल्डिंग, हो सकता है कि सेना को या पुलिस और प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ता और उन बिल्डिंग को खाली करवाया जाता, क्योंकि उसकी भी रणनीति पर काम चल रहा था। और जो सूत्र ये इशारा कर रहे थे कि आज शाम तक या कल दोपहर तक सेना एक्शन में आ सकती है और उन बिल्डिंग को खाली करवाया जाता। लेकिन अब वो बिल्डिंग खाली हो गई है, लिहाजा प्रदर्शनकारी अपनी अग्नि रणनीति पर काम कर। अंकित गुप्ता, मैं आपके पीछे लिखा हुआ देख रही हूँ सफेद रंग के पेंट से शीशे के ऊपर, गिव बैक अवर स्टोलन मनी। जाहिर सी बात है श्रीलंका की जनता के दर्द को, दुख को समझा जा सकता है। दिन रात मेहनत करता है मिडिल क्लास, तब उसका वो हार्ड अर्न्ड मनी होता है। और अगर सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो खत्म हो जाए या इस तरीके से महंगाई बढ़ जाए, इस तरीके की अव्यवस्था हो जाए, तो ये इस तरीके से लिखे हुए ये जो स्लोगन है, मुझे लगता है ये पूरा शहर पटा पड़ा है इस तरीके के स्लोगन से। आप श्रीलंका में मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और चलिए आपको दिखाता हूं। देखिए, आपने तो ये वाला स्लोगन देख लिया ना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है गोटा गो होम। इतना ही नहीं, एक और संदेश है। मनोज, हमको ये संदेश भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये संदेश, क्योंकि शोभना ने इस बात का जिक्र भी किया है कि पूरा देश, जी हाँ, पूरे देश में इसी तरीके के, पूरे शहर में इसी तरीके के स्लोगन है। क्या है? पावर टू द पीपल बियॉन्ड पार्लियामेंट, यानी कि अब जनता के पास अधिकार आना चाहिए। एक और दिखा देते हैं, देखिए एक और संदेश, गोटा रनिल गेम, यानी कि गोटा राजपक्षे के लिए इस्तेमाल किया गया है, गोटाबाया राजपक्षे के लिए, रनिल जो प्रधानमंत्री है, जो आपकी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, रनिल विक्रमसिंघे के लिए। और उन दोनों का ये एक साजिश है, एक खेल है, ये भी बताया गया है। और गो गोटा जेल, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो विदेश भाग जाएंगे, उनको वापस लाना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। कुछ इसी तरीके के संदेश यहाँ पर इंग्लिश भाषा में लिखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप किसी भी दीवार पर नजर डालेंगे ना, तो कुछ इसी तरीके के संदेश आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये जो संदेश हैं, ये दिखा रहे हैं कि श्रीलंका की जनता कितनी भड़की हुई है और कार्रवाई की मांग कर रही है। कार्रवाई क्यों? अभी मैंने एक प्रोटेस्टर से बात कर रहा था, उसने एक आंकड़ा पेश किया। वो प्रोटेस्टर ने जो आंकड़ा पेश किया, उसका कहना था कि श्रीलंका के ऊपर $50 बिलियन का कर्ज है, लेकिन उसमें से $30 बिलियन कहां है, वो तो हमको जानकारी ही नहीं है। यानी कि वो $30 बिलियन है ही नहीं यहां पर। और इसी वजह से श्रीलंका के ऐसे हालात हुए हैं, कर्ज लदता गया, लेकिन वो पैसा कहां गया? राजपक्षे परिवार के पास। ये आरोप लगा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, और इस वजह से सड़कों पर है, इस वजह से ये नाराजगी है। उनका ये कहना है कर्ज लिया गया देश के नाम पर, लेकिन गया कुछ एक परिवार के खाते में, और वो भी सिर्फ जो यहाँ नहीं, विदेशी बैंकों में पैसा जमा हो गया। और कर्ज किसको चुकाना पड़ रहा है? श्रीलंका के आम लोगों को कर्ज, उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है, मूलधन तो छोड़ दीजिए। और इस वजह से इस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक नए राष्ट्रपति, जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल अंकित गुप्ता, और एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे और चाहूंगी, क्योंकि अब जनता थोड़ी नरम दिखाई दे रही है, सेना का वहां पर मार्च चल रहा है, लोगों से आप क्योंकि बात कर रहे हैं, वो अब आगे क्या चाहते हैं, वो किस तरह की सरकार चाहते हैं और वो किसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहते हैं? देखिए, ये सवाल मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा कि ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है, तो उस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनका ये कहना था हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं जो देश को संभाल सकते हैं। लेकिन उनका एक जवाब सबका कॉमन था, क्या?
मुझे गोटाबाया राजपक्षे नहीं चाहिए, मुझे रनिल विक्रमसिंघे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। राजपक्षे परिवार ने देश को बर्बाद किया है, रनिल विक्रमसिंघे ने उनकी मदद की है, इस वजह से वो लोग नहीं चाहिए। उनकी जगह देश में बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोग हैं जो ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। विराट कोहली के फैंस के लिए खबर अच्छी नहीं है, निराश करने वाली है। वेस्ट इंडीज सीरीज की टीम से विराट कोहली को बाहर रखा गया है। 5 T20 मैचेस की सीरीज में विराट कोहली को मौका नहीं देने की बात सामने आ रही है। विराट को आराम या ड्रॉप पर बीसीसीआई ने चुप्पी साधी हुई है। तो रोहित शर्मा क्या टीम के कप्तान होंगे? विराट को आराम या ड्रॉप पर बीसीसीआई की चुप्पी। आर अश्विन और केएल राहुल टीम में शामिल होंगे, लेकिन विराट कोहली की क्योंकि फॉर्म खराब है और ग्रोइन इंजरी भी है, उसको देखते हुए उन्हें बाहर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक विराट ने आराम मांगा है, हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। कपिल देव ने विराट की फॉर्म पर सवाल उठाए थे और अब कपिल ने T20 टीम में जगह पर भी सवाल उठाए। और एबीपी न्यूज के मंच पर कपिल देव ने विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठाए थे और अब खबर ये मिल रही है कि विराट कोहली ने खुद आराम की मांग की थी। अतुल वासन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अतुल वासन, इस खबर को हम कैसे समझें, और जीएस विवेक मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर को हम कैसे देखें और कैसे समझें? विराट कोहली की खराब फॉर्म को लेकर लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। देखिए, बड़ी खबर है और जीएस ने ही ये बात शुरू की थी कपिल के साथ, कपिल पाजी के साथ बात हुई थी, कपिल पाजी से मेरी बात भी हुई और मुझे लगा कि देखिए काफी एक सेंटीमेंट थोड़ा सा हिलता है जब बड़े खिलाड़ी के ऊपर सवाल उठते हैं और कपिल पाजी को काफी निंदा का सामना भी करना पड़ा। ऐसा होता है भारतीय में क्रिकेट में, पर जो सामने नजर आ रहा है मुझे लगता है कि वो पाजी ने सामने कहा कि अगर आप रन नहीं बना रहे, आपने पुराने बहुत अच्छे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, पर मुझे लगता है कि एक समय आता है कि अब खिलाड़ी को भी लगता है कि देखिए अगर मेरी टीम के पास मेरे से बेहतर विकल्प जो फॉर्म में है लड़के, शायद क्वालिटी में या क्लास में उतने बड़े ना हो, हालांकि आज की फॉर्म को देखते हुए, तो ये एक बड़ा डिसीजन और मुझे लगता है इसको शुगर कोट किया जाता है कि उन्हें रेस्ट दिया गया है। तो शायद एक सिलेक्टर्स को राहत की सांस भी मिली होगी कि विराट ने शायद खुद बोला कि मैं नहीं खेलूंगा, तो उनको लगा कि यार इनको हटाना बड़ा मुश्किल है। एक बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना एक बहुत बड़े बम की तरह होता है भारतीय क्रिकेट में, तो ये एक बड़ा एक टची टॉपिक है। हालांकि वेस्ट इंडीज का जो दौरा है इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। शिखर धवन को कप्तान बनाया गया, कम से कम 5-7 कप्तान हमने हाल ही में देखे हैं, तो उसको देखते हुए बुमराह को रेस्ट दिया, सही दिया आपने। तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो है वो मिल गया है। ठीक है, जीएस विवेक आप क्या कहेंगे ये जो विराट कोहली को बाहर रखा गया है वेस्ट इंडीज दौरे से? देखिए शोभना, ये जो पर्टिकुलर सीरीज है T20 सीरीज, अभी अतुल ने वनडे सीरीज की बात करी जिसमें शिखर कप्तान है, ये T20 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि 95% टीम यही होगी जो वर्ल्ड कप खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। केएल राहुल और कुलदीप यादव जो इंजर्ड हैं उस पे भी एस्ट्रिक मार के बीसीसीआई ने कहा है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर ये फिट होंगे तो खेलेंगे। विराट कोहली पर उन्होंने कोई लाइन नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा कि उन्होंने आराम मांगा, जो कि वो लिख सकते थे। तो ये सीधे सीधे संकेत हैं विराट के लिए भी, और आगे टीम कैसी होगी ये जो है सेलेक्टर्स जानना चाहते हैं। वेस्टइंडीज के दौरे में जो लोग खेल रहे हैं 95% वही लोग वर्ल्ड कप खेलेंगे, और अब ये हम सब के ऊपर है कि हम इस बात को कैसे माने कि विराट ड्रॉप हुए हैं या उन्होंने खुद आराम मांगा। ये बात सच है कि विराट ने खुद आराम मांगा है, लेकिन ये बात भी सच है कि धीरे धीरे सेलेक्टर्स अब ये चीज जान चुके हैं कि विराट अगर इसी फॉर्म में रहे तो उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है, और इसीलिए वेस्टइंडीज के खिलाफ जो टीम है T20 की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है वेस्टइंडीज, और वर्ल्ड कप के बिकॉज एशिया कप में कितने टीमें होंगी, क्या टीमें खेल पाएंगी ये पता नहीं है, इसीलिए ये ड्राई रन है वर्ल्ड कप का। और ये बात अब बहुत साफ है कि इस ड्राई रन में विराट कोहली हिस्सा नहीं है। अब सवाल ये है कि ये कब सामने आएगा, क्या विराट वापस फॉर्म में आएंगे किसी और फॉर्मेट के जरिए, या फिर विराट वर्ल्ड कप के बाहर ही रहेंगे। ठीक है अतुल वासन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपने खुद क्रिकेट खेला है, खिलाड़ी हैं आप। मैं ये समझना चाहती हूं कि एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, हम तो यही सुनते हैं, ये उस खिलाड़ी की मनोदशा के लिए कितना मुश्किल होता होगा। वो खिलाड़ी जो चैंपियन है, जो हर बॉल पे छक्के चढ़ता है, और कितना समय लग जाता है, और बीसीसीआई कितना लंबा ड्यूरेशन का मौका देती है कि आप अगर अब तक लौटा है तो आपको फिर टीम में जगह मिल जाएगी।
देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने शोभना। मुझे लगता है कि देखिए उस खिलाड़ी को लगता है कि मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो राउंड द कॉर्नर है, आ जाएगी। और इतना लंबा समय एक खिलाड़ी अगर रन ना बनाए हर फॉर्मेट में, तो मुझे लगता है कि बहुत एक धक्का सा, और मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है कि अगर विराट कोहली जैसा एक नाम, एक पिलर अगर भारतीय टीम में नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, तो हमारी टीम की छवि थोड़ी सी जो है ना, इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। चाहे मुझे लग रहा था कि किसी तरह बोर्ड भी कोशिश कर रहा था, इलेक्टर कोशिश कर रहे थे कि विराट कोहली की फॉर्म जल्दी वापस आ जाए, वो कम बैक कर जाए, कि T20 तक बिल्कुल रवा हो जाए, पर अब वो मौके मिल नहीं रहे। और जितने मौके मिल रहे हैं अगर उसमें भी आउट हो गए, तो फिर एकदम से लास्ट मिनट में आपको एक और लड़का तैयार करना पड़ेगा, उसका सेंटीमेंट, उसका परफॉर्मेंस बनाना पड़ेगा। तो बड़ा रिस्की सिचुएशन हो गई है। और मैं चाहता हूं कि किसी तरह वर्ल्ड कप से पहले एक जो पारियां ऐसी विराट खेलें कि हमें वो विराट वो मिल जाए, क्योंकि बड़ा जब मैच फंसेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो विराट जैसा खिलाड़ी जो है वहां होना एक वो कहते हैं तुर्क के बराबर होता है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा दुख भी है, और मुझे लगता है कि शायद वेस्ट इंडीज ना जाना विराट के लिए बेहतर है, और एक जो क्लोज टू द वर्ल्ड कप पारियां होंगी उससे पहले वो कुछ रन करके वापस एकदम फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं अतुल वासन, और मैं इसीलिए जीएस विवेक आपका रुख करना चाहूंगी। एक खिलाड़ी लगातार 24/7 365 डेज खेल रहा है, थकावट है, ये शरीर है, मांस का बना हुआ है। अगर ये आराम इनको वेस्ट इंडीज दौरे से बाहर रखा गया और ये आराम विराट को मिलता है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि विराट बेहतर परफॉर्म करेंगे और वर्ल्ड कप खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। जो तर्क आप दे रहे हैं शोभना, वो बिल्कुल सही है। एक प्लेयर जो लगातार खेलता आ रहा है, अगर उसको बीच में ब्रेक मिले, वो अपने फिटनेस पे काम करे, अपने फॉर्म पे काम करें, तो वो जरूर बेहतर हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि विराट को अक्सर फिलहाल ये जो ब्रेक्स की आप बात कर रहे हैं वो मिल रहे हैं। अभी भी उनको, इन्होंने जो मैचेस हैं, पहला T20 उन्होंने नहीं खेला, इंग्लैंड में सिर्फ उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला, उससे पहले उनके पास एक लंबा चौड़ा ब्रेक था। अगर ब्रेक की बात करें तो आईपीएल से भी वो ब्रेक ले सकते थे, आरसीबी ने क्वालिफाई नहीं किया तो वहां पर भी उनको काफी ब्रेक मिला। तो ऐसा नहीं है कि अब विराट हाल ही में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये है कि जो लिमिटेड मौके विराट को मिल रहे हैं, कुछ फॉर्मेट में, एक टेस्ट में, एक T20 में, वनडे में ग्रॉइन इंजरी है तो पहला वनडे नहीं खेले, आज दूसरा वनडे खेलने जा रहे हैं, वो भी उससे भी बाहर बैठेंगे, वो उनको ग्रॉइन इंजरी है। अब मौके नहीं मिल रहे हैं, और मौके के जो वो रन नहीं बना रहे हैं। मैं आप दोनों का ही धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल और विवेक आपका। बड़ी खबर दलेर मेहंदी से जुड़ी हुई। दलेर मेहंदी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस को लेकर यह सजा सुनाई गई है। पटियाला पुलिस ने दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। मानव तस्करी के मामले में कोर्ट ने दलेर मेहंदी को ये 2 साल की सजा सुनाई है। दलेर मेहंदी के ऊपर आरोप था कि वो अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट का नाम लेकर यहां से लोगों को विदेश ले जाते हैं, और यही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, और अब कोर्ट की तरफ से उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।